जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी। साथियों, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 13 है और जो हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति। हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें पढ़ ली हैं और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल थे, जो भी उनसे संबंधित आर्टिकल थे कि उनकी शपथ का वर्णन किस आर्टिकल में है, कार्यकाल कितना है, कार्यकाल का वर्णन किस आर्टिकल में, वो सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो जिसने भी पिछली क्लास ना देखी हो, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर किसी भी एग्जाम की, ऑल एग्जाम, कोई भी एग्जाम जिस आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आप ले सकते हैं क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स में बनते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। अनुच्छेद 53 में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य। तो अनुच्छेद 53 में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। तो वहीं से शुरू करेंगे। देखो अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 53 में लिखा है कि स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से, यानी कि जो राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे। या तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग खुद करेंगे, स्वयं करेंगे, या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि राष्ट्रपति अपनी जो शक्तियों का प्रयोग होता है ज्यादातर अपने अधीनस्थों के माध्यम से ही करते हैं। तो चलिए इस क्रम को हम लोग शुरू कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका की शक्ति होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें क्या क्या पॉइंट है बहुत ही अच्छे से समझेंगे आप लोग और पॉइंट नोट करते रहेंगे, ठीक है। पहला है आपका नियुक्ति की शक्ति। राष्ट्रपति, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है कि राष्ट्रपति जो होते हैं आपके सर्वे सर्वा होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, तो उनके पास उन्हीं शक्तियों में से एक मेन शक्ति है नियुक्ति की शक्ति की। राष्ट्रपति को जैसे आपके प्रधानमंत्री हैं, है ना, प्रधानमंत्री को नियुक्ति की शक्ति है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो आपके राष्ट्रपति करेंगे। और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे। इन पॉइंट्स को आप नोट करते रहिए, है ना। पहला तो आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे, कैद की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति, है ना। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। बहुत सारे ऐसे पद जिनकी नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति जी, ठीक। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नियुक्ति की शक्ति। दूसरा है आपका अंतरराज्यीय परिषद का गठन। अंतरराज्यीय परिषद का गठन करते हैं आपके राष्ट्रपति। ये आपका किस आर्टिकल में है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेंगे राष्ट्रपति, क्लियर। इसके बाद है वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन करते हैं आपके अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति जी, वित्त आयोग का गठन करेंगे। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करना, यानी कि कौन सा क्षेत्र है जो अनुसूचित क्षेत्र में घोषित किया जाना है या कौन सा क्षेत्र है जो अनुसूचित क्षेत्र में घोषित नहीं किया जाना है, ये सारा जो है आपके शक्ति है किसके पास, राष्ट्रपति जी के पास। अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास है। इसके बाद है SC, ST और OBC आयोग का गठन। जो आपका SC, ST, OBC आयोग होता है उसका गठन भी कौन करते हैं, आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो ये कुछ शक्तियां होती हैं कार्यपालिका की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास होती हैं।
क्लियर, ये आपको क्लियर हुई। देखो आपको सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड पे लिखा हुआ दिख गया, आपने बस स्क्रीनशॉट लिया रख लिया और बस, तो नहीं काम चलेगा ना। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर होंगी चीजें, है ना। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा और अपने आप से नोट्स बनाइएगा। क्लियर, तो कार्यपालिका की शक्ति जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद दूसरा है आपकी विधायी शक्ति, यानी कि विधेयक बनाने संबंधी शक्ति। जो भी बिल संसद में पास किए जाते हैं उस क्रमिक श्रृंखला में राष्ट्रपति जी के पास क्या क्या शक्ति है, क्या क्या पावर है, बिल से संबंधित, विधेयक से संबंधित राष्ट्रपति के पास, वो सारे हैं आपके विधायी शक्तियों में। तो चलो इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका संसद का अभिन्न अंग। आप सभी को पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं, एक आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। ये 3 अंग होते हैं, जिसमें से आपका जो राष्ट्रपति जी होते हैं संसद का अभिन्न अंग, यानी कि जो कभी समाप्त ना हो, है ना, वो संसद का अभिन्न अंग। क्लियर। दूसरा है आपका कोई बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित माना जाएगा। कोई भी बिल, जो भी विधेयक बनते हैं, जो भी बिल पास होते हैं, चाहे पहले वो लोकसभा में आए या फिर पहले वो राज्यसभा में जाए, है ना, कहीं भी बिल आए राज्यसभा में या लोकसभा में, लेकिन पास वो बिल तभी माना जाएगा जब उस पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। लेकिन कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जो लोकसभा या राज्यसभा में आने से पहले उन पर हस्ताक्षर करते हैं। या कहने का मतलब ये है कि कुछ बिल ऐसे होते हैं जो पास होने से पहले राष्ट्रपति जी उन पर साइन करते हैं, लेकिन कुछ बिल ऐसे होते हैं जो पास होने के बाद राष्ट्रपति जी साइन करते हैं। जैसे आपका होता है धन विधेयक, एक धन विधेयक होता है, उस पे पहले राष्ट्रपति जी साइन करेंगे, उसके बाद वो संसद में पेश किया जाएगा। और धन विधेयक क्या होता है आपका, धन विधेयक हमेशा आपकी लोकसभा में पहले आपके पास पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है ना। और नॉर्मली जो बिल होते हैं चाहे लोकसभा में पहले भेज दिया जाए या फिर राज्यसभा में पहले भेज दिया जाए, लेकिन जो धन विधेयक होता है वो आपका पहले नंबर पर लोकसभा में ही पेश किया जाता है। क्लियर। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। क्लियर। तीसरा है आपका क्या, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की शक्ति। अब 123 के तहत अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश क्या है, जब संसद आपकी बैठक में नहीं चल रही होगी, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा बैठक में नहीं होंगे, तब कोई ऐसा बिल जिस पर राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करके पारित कर दें, तो उस बिल को क्या कहा जाता है, अध्यादेश, उसी को कहा जाता है अध्यादेश। समझ गए। जब संसद आपकी बैठक में नहीं चल रही होगी, लोकसभा और राज्यसभा बैठक में नहीं होंगे, कोई ऐसा बिल जो राष्ट्रपति अकेले ही हस्ताक्षर करके पास कर दे, उस बिल को क्या कहा जाता है, अध्यादेश कहा जाता है। क्लियर। अगला है आपका संसद को संबोधित करना। तो राष्ट्रपति जी जो होते हैं संसद को संबोधित करते हैं, और कब कैसे संबोधित करते हैं, तो देखो जब भी आपका लोकसभा का चुनाव होता है ना, लोकसभा के चुनाव के बाद राष्ट्रपति जो होते हैं ये क्या करते हैं, संसद को संबोधित करते हैं। या तो फिर आपका संसद की कोई सत्र चल रहा हो या संसद की कोई बैठक हो, तब वहां पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है संसद को संबोधित करते हैं। क्लियर। या तो लोकसभा के चुनाव के बाद करेंगे, या फिर संसद की बैठक चल रही होगी, संसद का सत्र चल रहा होगा, उस समय क्या करेंगे, जो आपके राष्ट्रपति जी होते हैं संसद को संबोधित करते हैं। क्लियर। अगला है आपका संसद का सत्रावसान या लोकसभा को भंग करना। ये किसमें है आपका, अनुच्छेद 85 में। तो क्या है, देखो संसद का सत्र यानी कि सत्र को बुलाना या फिर सत्रावसान करना, सत्र को समाप्त करना या फिर लोकसभा को भंग करना। क्या क्या, संसद का सत्र, सत्रावसान या फिर लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति जी के पास है, अनुच्छेद 85 में। क्लियर। तो ये आपको विधायी शक्तियां भी क्लियर हुई, बताओ क्लियर हुई या नहीं। विधायी शक्तियां यानी कि विधेयक संबंधी शक्ति, विधायी शक्तियां यानी कि विधेयक बनाने संबंधी शक्ति। क्लियर। अगला है आपकी वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति जो भी आपके मामले पैसे से जुड़े होते हैं, जो भी मामले वित्तीय यानी कि फाइनेंस है ना,
जो भी मामले आपके पैसे से जुड़े होते हैं उन मामलों में कहाँ पर राष्ट्रपति जी को कितना पावर है, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय शक्ति में। ज्यादा पॉइंट नहीं है, 2-3 ही पॉइंट है। तो पहला है आपका धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति पूर्व में ही। अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है, इधर कोई बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित किया जाएगा, है ना। अब इसमें क्या है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति पूर्व में ही। तो हम लोगों ने यहाँ भी पढ़ा था कि क्या जो धन विधेयक होता है आपका, धन विधेयक पर राष्ट्रपति जी की पूर्व में ही सहमति हो जाती है। यानी कि जब धन विधेयक लाया जाता है, जब राष्ट्रपति जी उस विधेयक पर साइन कर देते हैं, अप्रूवल कर देते हैं कि हाँ अब धन विधेयक लाया जाए, तो तभी आपका धन विधेयक आपका लाया जाएगा, है ना। और धन विधेयक सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, धन विधेयक आपका लोकसभा में लाया जाता है। पहले आपका लोकसभा में लाया जाता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी घोषणा आपके लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, है ना। ये कौन तय करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं है, ये लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं। और राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है धन विधेयक में। क्लियर, धन विधेयक संबंधी कुछ चीजें आपको क्लियर हुई। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि ऐसे 4 ऑप्शंस दे देगा और पूछ लेगा धन विधेयक संबंधी कौन सा जो है ऑप्शन आपका गलत है। क्या कोई बिल धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन तय करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आएगा, राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाएगा। क्लियर। अगला है आपका आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का नियंत्रण करना आपके राष्ट्रपति अर्थात कार्यपालिका या फिर आपके पास सरकार के पास नियंत्रण करने की शक्ति है। आकस्मिक निधि को नियंत्रण करने की जो शक्ति है किसके पास है, आपके राष्ट्रपति जी के पास है। आकस्मिक निधि किसमें है, अनुच्छेद आपका 267 में, और संचित निधि किसमें है, अनुच्छेद 266 में। क्लियर। अगला क्या है आपका, प्रत्येक वर्ष में, देखो क्या, प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति सरकार को संसद में वित्तीय विवरण देने को कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वार्षिक बजट, है ना। यही तो होता है वार्षिक बजट। प्रत्येक वर्ष क्या होता है, अनुच्छेद 112 के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं सरकार को संसद में वित्तीय विवरण देने की सलाह देते हैं कि भाई अब अपना जो है बजट पेश कीजिए संसद के समक्ष। यानी कि संसद में सरकार से कहते हैं कि आप, जो सरकार होती है ना, उससे कहते हैं कि आप अपना बिल पेश कीजिए संसद में। क्लियर। तो आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए। कार्यपालिका की शक्ति, सेकेंड आपका विधायी शक्ति, और देखो ये भी आपका नंबर 2 ही लिखा है, इसको आप 3 कर लेंगे। नंबर 2 विधायी शक्ति और नंबर 3 आपकी वित्तीय शक्ति। ये तीनों चीजें क्लियर हुई, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे है आपकी न्यायिक शक्ति। नंबर 4 पे हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जी के पास कौन कौन सी शक्ति है न्याय से संबंधित। तो आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जी को क्षमा दान की शक्ति है। यानी कि किसी भी अपराधी की अपराध को कम करना हो, यानी कि उसकी सजा को कम करना हो, किसी भी अपराधी की सजा को कम करना हो, या फिर सजा को चेंज करना हो, या फिर सजा को माफ करना हो, ये सारी शक्ति किसके पास है, आपके राष्ट्रपति जी के पास है। किसी भी अपराधी की सजा को कम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसके अपराध को माफ भी कर सकते हैं आपके राष्ट्रपति जी। क्लियर। इसके बाद अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी सलाह ले सकते हैं, और फिर उस सलाह को मानना या ना मानना ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह की शक्ति है। इसके बाद आगे है आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति। ये तो हम लोगों ने कार्यपालिका शक्ति में पढ़ ही लिया था कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति जी। क्लियर। तो न्यायिक शक्ति आपको कंफर्म हुआ। इसके बाद है नंबर 5 पर आपका सैन्य शक्ति। नंबर 5 पर है आपका सैन्य शक्ति। तो देखो सैन्य शक्ति में कौन कौन सी शक्ति है आपकी,
एक तो तीनों सेना के प्रमुख, आप सभी को पता है अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है तो आप फटाफट बता देते हैं कि राष्ट्रपति जी होते हैं। तीनों सेना के प्रमुख होते हैं आपके राष्ट्रपति। अब तीनों सेनाएं कौन कौन सी? थल सेना, वायुसेना और नौसेना, है ना। थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं आपके राष्ट्रपति जी। क्लियर। इसके बाद युद्ध और शांति की शक्ति, युद्ध और शांति की शक्ति किसके पास है? आपके राष्ट्रपति जी की, यानी कि कहाँ कैसे युद्ध करना है, कहाँ क्या है, वो सारी जो शक्ति है आपके राष्ट्रपति जी के पास है। क्लियर। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए। अगला है आपका आपात शक्ति। कौन सा? आपात शक्ति। आपात शक्ति क्या होती है आपकी? कि कहीं युद्ध हो गया है ना, कहीं आक्रमण हो गया, उनसे संबंधित जो आपके फैसले लेने होते हैं वो सारी शक्ति होती है आपके राष्ट्रपति जी के पास। अनुच्छेद 352 में आप सभी ने पढ़ा है कि राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात क्या होता है कि राष्ट्र के अंदर अशांति हो गई या बाहरी आक्रमण की संभावना हुई है ना, तब आपके यहाँ क्या राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता है ना। जैसे आपके देश के अंदर अशांति है, आंतरिक अशांति या फिर बाहर आक्रमण के चलते जो है आपके राष्ट्रपति आपात लगा दिया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। अब आप पूछेंगे कि अभी तक जो है भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है? तो देखो अभी तक आपके स्वतंत्रता के बाद कितनी बार लगा है? 3 बार। कितनी बार? स्वतंत्रता के बाद आपके यहाँ 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। कब कब? एक तो आपका 300 कह रहे हैं, एक तो आपका 1962 में लगा था, 1962 में, दूसरा आपका 1971 में लगा और तीसरा आपका 1975 में, तीसरा आपका 1975 में। ये 3 बार आपका अभी तक स्वतंत्रता के बाद 3 बार आपके यहाँ राष्ट्रीय आपात लग चुका है। क्लियर। इसके बाद अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन क्या होता है? जब किसी राज्य में संवैधानिक प्रक्रिया विफल हो जाती है, संवैधानिक चीजें विफल हो जाती हैं, तब वहां पर आपका जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है ना। कई बार आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा, है ना, तो वही होता है आपका राष्ट्रपति शासन। क्लियर। इसके बाद है आपका अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्या होता है? जब फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाए, है ना। और अभी तक अपने जो भारत में है एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लग चुका है, तो एक बार भी नहीं, है ना, एक बार भी नहीं लगा है अभी तक अपने भारत में वित्तीय आपात। क्लियर। तो ये होते हैं आपात शक्ति। क्लियर। इसके बाद है आपका वीटो शक्ति, यानी कि जिसको हम लोग वीटो पावर कहते हैं। अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत वीटो पावर होता है राष्ट्रपति जी के पास। अब ये वीटो पावर क्या होता है? तो देखो वीटो पावर उससे कहते हैं, मान लीजिए राष्ट्रपति जी के पास कोई बिल आता है, राष्ट्रपति जी के पास कोई बिल आता है, तो उस बिल से संबंधित उनके पास 3 अधिकार होते हैं। कौन कौन से वो अधिकार होते हैं? देखो, या तो उस बिल को वो पास कर देते हैं, है ना, या तो उस बिल को वो पास कर देते हैं या फिर अपने पास रख लेते हैं। 3 अधिकार कौन से होते हैं? या तो बिल को पास कर देंगे, बिल पास कर देंगे, है ना, या फिर उसे पुनर्विचार के लिए भेज देंगे, या फिर उसे पुनः विचार के लिए भेज देंगे, और या फिर उस बिल को अपने पास रख लेंगे, अपने पास। ये 3 अधिकार होते हैं राष्ट्रपति जी के पास जब उनके पास कोई बिल आता है। या तो उस बिल को पास कर देंगे, या फिर उस बिल को पुनः विचार के लिए भेज देंगे, और या फिर उस बिल को अपने पास रख लेते हैं। तो इसी चीज को कहते हैं वीटो पावर। क्लियर। साथियों, आपको पीछे से ज्यादा आवाजें आ रही होंगी, पता नहीं कुछ हो गया है, तो आप अपनी क्लास पर फोकस कीजिए। थोड़ी सी क्लास रह गई है ना,
इसके बाद है स्वविवेक की शक्ति। राष्ट्रपति जी के पास स्वविवेक की शक्ति होती है। इसका प्रयोग वो कब कर सकते हैं? देखो, इसका प्रयोग होता कब है? जब राष्ट्रपति जी मान लीजिए कोई चुनाव होता, लोकसभा में कोई चुनाव हुआ है ना, और उस चुनाव में किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनी, ना ही किसी पार्टी की सरकार बन रही है और ना ही गठबंधन से कोई सरकार बन रही, तो राष्ट्रपति जी को इतना अधिकार होता है कि वो किसी को भी मतलब किसी व्यक्ति को, उस पार्टी के किसी व्यक्ति को पीएम बना सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि जो उन्हें लगता है कि ये अपना जो है गठबंधन से अपनी पार्टी बना सकता है, उस इंसान को राष्ट्रपति जी पीएम बना सकते हैं। ये होता है स्वविवेक की शक्ति, यानी कि वो अपने विवेक से कोई निर्णय ले सकते हैं। क्लियर साथियों? तो ये थे राष्ट्रपति की शक्तियां जो हम लोगों ने इस क्लास में कंप्लीट कर ली। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई हो। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।